ऑलरेडी 4 लोगों को मार चुके हैं और अभी तक इनका नाम और पता किसी को भी मालूम नहीं हो। चेहरे को देखने के बाद वो लीडर काफी ज्यादा डरने लगता है और लोगन उसे फाइनली जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपनी वाइफ और बच्चे की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है और वहां से वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाने के बाद हम ये देखते हैं कि लोगन अपने घर में से एक बॉक्स को निकालता है जिस बॉक्स के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ होता है और साथ में लोगन की वाइफ और उसके बच्चे की असली तस्वीर भी उसके अंदर पड़ी होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि लोगन के साथ साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी मास्क लगाकर रह रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपने पूरे के पूरे घर को आग लगा देता है ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत बाकी न रहे, जिसके बाद लोगन उस बॉक्स में से एक रेड कलर का मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते लोगन इस बार पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि जापान में एक ऐसा क्लैन है जिसके लोग अपनी टेक्निक को किसी भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। ये अपने मिशन को किसी भी हालत में कंप्लीट करके ही रहते हैं और मिशन को कंप्लीट करना ही इनकी जिंदगी का मकसद होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसके बाद पूरा का पूरा निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाता है, जिसके बाद अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को दूसरे के साथ शेयर करना भी अलाउड होता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्निक को सीख कर जापान की रक्षा कर सकें। लेकिन कुछ लोग इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, जिसके बाद उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लोगन का असली नाम हाइगन होता है और इसके पूरे परिवार को बचपन में ही मार दिया गया था, जिसके बाद लोगन यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि लोगों ने निंजा के लीडर को मारा नहीं होता, वो बस उसे पकड़ लेता है ताकि उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन लोगन की चोट अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं थी, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और हमें ये पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी लंबे टाइम से हाइगन यानी कि लोगन के साथ रह रहा होता है और ये लोगन का साथी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होता है जिसने अपने चेहरे पर भी एक मास्क लगाया हुआ था। जिसके बाद हाइगन उस बूढ़े आदमी से ये कहता है कि मास्क लगाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पहचानने का कोई और तरीका पता लगा लिया है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट को देखकर ये कहता है कि तुमने तो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तुम जानते हो ना कि इससे तुम मर भी सकते हो। और ये वही टेक्निक है जिससे हाइगन ने अपने हाथों और पैरों में नुकीली चीजों को मार मार कर उन्हें कुछ टाइम के लिए ठीक कर लिया था ताकि वो निंजा से लड़ सके। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी हाइगन की कमर पर चाकू का निशान देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये कहता है कि इतनी चोट लगने के बाद तुम जिंदा कैसे हो, इस चोट के बाद तो कोई भी मर सकता है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा लक है या फिर कोई ऐसी चीज जो तुम्हें मरने से बचा रही है, और मैं अगर तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तो तुम्हें ठीक होने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हाइगन के शरीर पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को हाइगन की आंख खुल जाती है और वो उठने के बाद अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे काफी सारा सामान मिलता है और साथ साथ उसे माइक का कार्ड भी दिखता है, जिसको देखकर हाइगन को सोचने लगता है। उसके बाद वो सीधा निंजा के लीडर के पास जाता है और उसे चाकू से टॉर्चर करने लगता है। वो उसे बार बार चाकू से मारता है, फिर वो शिनिगामी के पेट में चाकू घुसाकर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि बस बस, क्या इतना ही दम है तुम में? तुम ये जानते हो ना कि निंजा को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद हाइगन कहता है कि हाँ हाँ पता है, चल बाप को मत सिखा, और वो चाकू घुसकर उसके अंदर वहाँ से चला जाता है। और इसी तरीके से हाइगन अगले 2-3 दिन तक उस लीडर को टॉर्चर करता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि इस बात से तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बार में क्यों नहीं मार देते? जिसके बाद हाइगन उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल देता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि हाँ, तुम्हारी बीवी, तुम जानते हो उसका चेहरा कैसा लग रहा था? तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, काफी कमाल का था। और तुम्हारा बच्चा, उसकी आंखों में काफी डर दिख रहा था, और तुम्हारी बीवी जिसकी आंखों में डर नहीं था, थोड़ी नफरत और गुस्सा था। और तुम्हें कमाल की बात बताऊं कि मैं जितनी बार उसे मार रहा था वो इतनी बार चिल्ला रही थी, जिसको देखकर पता है कितना मजा आ रहा था मुझे। जिसके बाद हाइगन एक माचिस की तीली जला लेता है और उससे ये कहता है कि मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी की यादों को तुम्हारी आंखों में दफना दूंगा, और जब जब तुम्हारे शरीर से ये खाल उतरेगी और तुम्हारी हड्डियां चट करेंगी तो तुम्हें नरक का एहसास होगा। जिसके बाद हाइगन उसे आग लगाकर मार देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI के जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं वो इन सारे एविडेंस को छुपा रहे होते हैं। माइक उनसे बहस भी करता है, लेकिन वो माइक को चुप रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद माइक एमा के पास जाकर उससे सारी बातें कहता है। एमा उससे कहती है कि FBI के बड़े बड़े लोग इन सारी बातों को दबा रहे हैं, इसका मतलब इन बातों में कुछ तो खास है और हमें चुप रहकर इन सारी बातों की छानबीन करती रहनी चाहिए। और इसके बाद एमा माइक को ये बताती है कि जब मैंने लोगों की फैमिली के बारे में सर्च किया और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाली तो मुझे पता लगा कि ऐसी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी उसके बारे में जो भी हमारे पास है वो सब कुछ नकली है। फिर हम दोबारा से हाइगन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। हाइगन के हाथ में एक बटन था, जिसको देखने के बाद हाइगन ये सोचता है
कि ये बटन मुझे मेरी वाइफ ने दिया था और ये कहा था कि इस बटन से हम सबकी जान बच सकती है। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाता है और किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइगन को कहीं भी नहीं मिलता, जिससे हाइगन काफी ज्यादा निराश हो जाता है। निराश होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों रेस्टोरेंट के मालिक के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। फिर उनमें से एक का ध्यान हाइगन पर जाता है और वो हाइगन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइगन उसकी बातों को पूरा इग्नोर करता है। तभी वो हाइगन पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि तभी हाइगन उसके हाथ को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो काउंटर पर पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक और पुलिस वाला उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन हाइगन उसकी तरफ मुक्का करता है और मुक्के की हवा से ही वो पुलिस वाला उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। खैर ये सब बातें खत्म होने के बाद हाइगन रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जहाँ पर उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिखती है और ये देखकर उसे माइक का ख्याल आता है। फिर वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। अगले सीन में हम माइक और एमा को देखते हैं, जहाँ पर एमा मस्ती से VR के अंदर गेम खेल रही होती है और ये एक ऐसी गेम थी जिसे काफी बड़ी टेक कंपनी ने बनाया था, जिसके पूरे शहर में चर्चे थे। तभी अचानक माइक को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। माइक कॉल उठाकर ही कहता है कि हाँ कौन हो तुम। तभी सामने से आवाज आती है कि मैं लोगन हूँ। तभी माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए इशारे करने लगता है। माइक उससे कहता है कि लोगन, ऐसा तो कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम कौन हो। असल में माइक उसके ट्रेस होने का वेट कर रहा होता है, लेकिन एमा उसे ट्रेस कर पाती है उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़ देता है। जिसके बाद हाइगन उसे एक दूसरे फोन से कॉल करता है और उससे कहता है कि बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ करना बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर मिलना है तो बताओ। तभी माइक उससे कहता है कि हाँ हम कल मिलेंगे, वो भी एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। इस बार भी एमा ट्राई करती है कि वो इसे ट्रेस कर ले, लेकिन उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़कर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, लेकिन वहां जाने से पहले वो चारों तरफ पहले ही नजर दौड़ा लेता है और पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से चेक कर लेता है। फिर हम माइक को देखते हैं, जो कि पहले से ही अंदर बैठा हुआ था और यहाँ का ओनर भी माइक को अच्छे से जानता है और वो माइक से ये कहता है कि तुम्हें यहाँ जिससे भी मिलना है तो मिल सकते हो, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और यहाँ पे एक डिलीवरी वाला भी आने वाला है, तो उसे पीछे रखे हुए सामान को चेक करने देना, ठीक है। जिसके बाद हाइगन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हाइगन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। हाइगन के वहाँ पर आते ही वहाँ का ओनर चला जाता है। जिसके बाद माइक उससे ये पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि तुम ही लोगन हो। जिसके बाद हाइगन उसे लोगन को दिया हुआ अपना कार्ड दिखाता है, लेकिन अभी भी माइक उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। तभी हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसको रोक लेता है और उससे ये कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आओगे, मुझे लगता था कि तुम पकड़े जाने के डर से यहाँ पर कभी नहीं आओगे। तभी हाइगन उससे ये कहता है कि मैं यहाँ पर ये सारी बातें करने नहीं आया हूँ, आजकल जो मर्डर्स हो रहे हैं क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अगर तुम्हें पता है तो मुझे जल्दी से जल्दी बता दो, तुम्हारी एक छोटी से छोटी डिटेल भी चलेगी। माइक उससे पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? इस पर हाइगन हाँ कर देता है। तभी अचानक माइक उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उससे ये बोलता है कि फंस गए ना बच्चू, मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए बुलाया था, तो अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डिलीवरी बॉयज आ रहे होते हैं, जो कि अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसको देखने के बाद माइक उससे ये कहता है कि अपना सामान लो और यहाँ से निकल लो। लेकिन तभी वो आदमी हाइगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हाइगन का मास्क नीचे गिर जाता है। और ये सब देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। फिर हम देखते हैं कि हाइगन और उस आदमी के बीच में फाइट स्टार्ट शुरू हो जाती है। उस आदमी के हाथ में 2 चाकू होते हैं, जिसके अंदर काफी लंबी लंबी चेन बंधी हुई होती है और वो बार बार इनिजा हाइगन के ऊपर अटैक करने लगता है। हाइगन उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी उसी आदमी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो आदमी माइक की गोली से बचता हुआ माइक के पास आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी हाइगन आकर माइक को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी के अंदर से 2 और हाथ निकलते हैं और अब वो अपने चारों हाथ पैरों से हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हाइगन अपनी एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी कमर में भी 4 हाथ और निकल जाते हैं। जिसके बाद हाइगन उस आदमी को सीधा दीवार पर देकर मारता है। फिर हम देखते हैं कि हाइगन के पीछे एक और आदमी आ जाता है, जो कि उसी आदमी के बिल्कुल सेम कॉपी होता है। फिर ये दोनों मिलकर हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हाइगन साइड में रखी हुई दारू को पी लेता है और अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकालता है, जिससे ये दोनों भुन जाते हैं और उन दोनों का तगड़ी कबाब बन जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाइगन उन दोनों को मार देता है। इतनी खतरनाक लड़ाई को देखने के बाद माइक के तो पसीने छूट जाते हैं और वो हाइगन से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मिस्टर लोगन कहाँ पर है। तभी हाइगन अपनी गर्दन पर एक बटन दबाता है, जिसके बाद उसका चेहरा दोबारा से लोगन की तरह बन जाता है। इतना सब देखने के बाद भी माइक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिन्होंने सूट बूट पहन रखा था और ये सभी लोग गोलियों से पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को छलनी कर देते हैं। फिर वो एक लॉन्चर से पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देते हैं, लेकिन हाइगन माइक को बचा लेता है और ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद हाइगन भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान माइक को एक स्क्रैच लग जाती है
जिसको देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये लोग किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने तो मेरे आर्मर को भी तोड़ दिया, लेकिन इस पर एक भी खरोंच नहीं आई। आखिरकार ये कैसा हथियार है। फिर हम देखते हैं कि हाइगन एक बिल्डिंग के ऊपर से माइक पर नजर रखा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। फिर हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। उसके पास एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि इस बार भी हाइगन बच गया, हमें माफ करना, हम उसे मार नहीं पाए। इसके बाद हम एक बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ कार में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसको एक चीज पीछे से पकड़ लेती है और उसको मार देती है। जिसके बाद कार में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें ये पता लगता है कि ये काम एक निंजा का है जिसको हाइगन को मारने का भी काम दिया गया था। जिसके बाद ये निंजा हाइगन की फोटो देखता है और ये कहता है कि तुम्हें तो मरना था और उस फोटो को चाटने लगता है। अगले सीन में निंजा आराम से बैठकर अपने खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यामाजी आता है, जिसको देखकर ये निंजा कहता है कि पिछली बार तुमने जो मुझे मिशन दिया था ना, वो काफी ज्यादा बेकार था, मुझे उससे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा काम और भी मिशन है तो मुझे मत देना, ठीक है, किसी और को दे देना। जिस पर यामाजी कहता है कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती। जिसको सुनने के बाद ये निंजा कहता है कि मैं एक पुराने निंजा की तरह काम नहीं करता जो कि एक शपथ लेकर एक सीक्रेट कोड को फॉलो किया करते थे। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ बेकार है। जिस पर यामाजी ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने हमारा विरोध किया था वो सारे हमारे दुश्मन हैं और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी टेक्निक बाहर जाए और इसके बारे में लोगों को पता लगे। जिसके बाद यामाजी उस निंजा को हाइगन के बारे में बताता है और हमें ये पता लगता है कि हाइगन जापान के निंजा में से एक काफी खतरनाक निंजा होता है जिसने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसने बहुत सारी लड़ाइयों को और काफी सारी टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ है और वो कभी भी अपने टारगेट पर रहम नहीं खाता। ये सुनने के बाद वो निंजा मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद यामाजी ये कहता है कि हमने हाइगन को पहले भी मार दिया था, लेकिन वो अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करके बच गया और ये आर्ट से पुराने निंजा को ही पता है, तो इस बार मैं नहीं चाहता कि हाइगन जिंदा बचे और हमें उसके सीक्रेट निंजा आर्ट का भी पता करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पर ये निंजा कहता है कि अगर वो आदमी खुद मेरे पैरों में गिरकर अपना सीक्रेट निंजा आर्ट बता दे तो कैसा रहेगा, लेकिन शिनिगामी मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगले सीन में हम शिनिगामी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इसका नाम जाय बताया जाता है। जिसके बाद जाय का मास्टर उसे ये कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी करप्ट हो चुकी है और तुम उन निकाले हुए लोगों को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो अपने आप पर प्राउड करते थे और तुम उनसे डरते हो और शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम्हें तलवार पकड़ना भी मैंने सिखाया है। जिसके बाद वो जाय पर अपने सीक्रेट निंजा आर्ट फ्लाइंग सोलो करता है, लेकिन जाय उससे काफी ज्यादा तेज होता है और वो अपनी तलवार को अपने मास्टर की छाती में घुसा देता है और उसको मार देता है। मरने से पहले जाय का मास्टर ये कहता है मैं तो नर्क में जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI ने इस आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ लिया है और ये वही आदमी था जो कि उस रात कैफे में था। माइक समझ जाता है कि इस बार भी केस को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। तभी हम देखते हैं कि माइक का बॉस वहाँ पर आता है जो कि माइक को लेकर बाहर जाता है और माइक को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस केस के अंदर क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारा तो रिटायरमेंट का टाइम है, तो तुम छुट्टी लो और मस्ती करो, अपनी फैमिली के साथ घूमो फिरो। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ अपने वेपन्स को तेज कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक की एंट्री होती है। माइक उससे ये बताता है कि रेस्टोरेंट में हम पर जिस आदमी ने हमला किया था उसका हथियार एक खास तरह के मेटल का बना हुआ था और इस मेटल का पेटेंट सिर्फ ओजा कंपनी के पास है। मेरे ख्याल से निंजा और ओजा कंपनी के बीच में कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद हाइगन कहता है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा है और मैं उन लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारने वाला हूँ। जिसके बाद हाइगन माइक को एक ड्रिंक देता है और ये निंजा के दोस्ती करने का तरीका होता है और अब वो दोनों एक साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एमा इन दोनों से मिलने के लिए आती है जिसको माइक ने बुलाया होता है और माइक ने पहले ही उसको हाइगन के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाइगन उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखता है, जिस पर माइक ये कहता है अरे अरे डरो मत, लड़की भी हमारे साथ है। जिसके बाद ये सारे एमा की गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ पर एमा ने एक काफी खतरनाक सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ होता है। एमा ये कहती है कि मैंने ओजा कंपनी पर काफी रिसर्च की है और मुझे ये पता लगा है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं और इसके कंपटीशन में जो जो बड़ी कंपनी खड़ी थी उसके मेन आदमी अचानक से मारे गए और यहाँ तक कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन जिसने अपनी कंट्री के अंदर बाहर की कंपनी को बैन कर दिया था वो भी एक एक्सीडेंट में अचानक से मर गया और उसके बाद जो नया पॉलिटिशियन बना उसने अपनी कंट्री के अंदर सारी बाहर की कंपनी को अलाउ कर दिया और उसके अंदर ओजा भी थी। मुझे लगता है कि ये निंजा का ही काम है। फिर हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का CEO
अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है जो कि 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी जनरेट कर सकता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद सीईओ काफी खुश होने लगता है और वो अपने कैबिन की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पर एक मेहमान पहले से उसका वेट कर रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि यामाजी था, जो कि उसे एक फोटो दिखाता है जहाँ पर काफी सारे लोग रेस्टोरेंट पर मिसाइल से हमला कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद सीईओ कहता है, ओजा, मैंने इन लोगों को बस अपने हथियार की टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे बनाए हुए हथियार क्या निंजा के सामने टिक सकता है, और वैसे भी वो निंजा अब तुम्हारे साथ काम नहीं करते, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद यामाजी उसे गुस्से से लाल आंखों से देखने लगता है, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं आगे से जो भी काम करूंगा उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया करूंगा, अब तो ठीक है ना। अभी सुनने के बाद यामाजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वही कहता है कि बेटा अगली बार तुमने अगर ये गलती की ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा उन दोनों को ये बता रही होती है कि ओजा कंपनी ने अपने लिए एक अलग सी सिटी बनाई हुई है और उसका हेडक्वार्टर भी उसी सिटी के अंदर है, और हमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी कार के ऊपर एक निंजा बार बार उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हाईगन अपनी तलवार से उस निंजा को देख लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जो कि उनकी गाड़ी को उल्टा देता है। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि माइक और एमा दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो निंजा बार बार हाईगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और हाईगन भी उसका अटैक को डॉज करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उस निंजा के पास एक ऐसा वेपन होता है जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह होता है, जिसके बाद वो निंजा बार बार इस वेपन से हाईगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और हाईगन को घायल कर देता है। लेकिन तभी हाईगन भी अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हाईगन की कवर में से 4 हाथ बाहर निकल कर आते हैं। फिर हाईगन अपने चारों हाथों से उन वायर को पकड़ता है और उस निंजा को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो निंजा हाईगन पर अपने मिसाइल से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन हाईगन अपनी तलवार से उन सारे मिसाइल को काट देता है। लेकिन तभी वो निंजा अपने मुंह से छोटे छोटे काफी सारे मिसाइल को हाईगन के ऊपर लॉन्च करता है, लेकिन हाईगन उन सब से बचकर अपनी तलवार को सीधा उस निंजा के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस निंजा का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। तभी हाईगन उसकी बॉडी पर लगे हुए कैमरे को उखाड़ता है और उस निंजा को सीधा छत से नीचे गिरा देता है। हमें ये पता लगता है कि ये काम उसी निंजा का है जिसको हाईगन को मारने के लिए काम सौंपा गया है। तभी हाईगन उस कैमरे में देखता है और एक इशारा करते हुए उस कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाईगन के बैग में काफी सारे फोन्स होते हैं, जिनमें से एक फोन बचता है और उसके अंदर से आवाज आती है, अब तो हम बात कर सकते हैं ना हाईगन। और ये सुनने के बाद हाईगन काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद हाईगन उस आदमी से उसका नाम पता करता है, लेकिन वो आदमी अपना नाम बताने से मना कर देता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता और मैं जानता हूँ कि तुम ओजा सिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हाईगन ये समझ जाता है कि सामने वाला आदमी उससे आवाज बदलकर बात कर रहा है, जिसके बाद हाईगन कहता है कि जो आदमी अपनी असली आवाज में बात नहीं कर सकता तो मैं उसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो आदमी हाईगन को कुछ ऐसा कहता है जिससे हाईगन काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। जिसके बाद ये आदमी हाईगन को एक लोकेशन भेजता है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि किसी अनजान आदमी ने माइक की बेटी को कार से उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और माइक एक FBI एजेंट होते हुए भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाता, जिसके बाद उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली जाती है और माइक ये सारी बातें सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाईगन आ जाता है, जो कि माइक को उन अननोन कॉल के बारे में सारा कुछ बताता है। जिसके बाद माइक ये कहता है, तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो दूसरा आदमी तुम्हारा तरह ही एक निकाला हुआ निंजा है। जिस पर हाईगन कहता है उसने जो निंजा पोयम बताई थी वो सिर्फ पुराने निंजा को ही पता है। और इसके बाद एमा इस बात को कंफर्म करती है कि ओजा सिटी की सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा टाइट है और इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद माइक ये पूछता है, अगर ये सब कुछ जाल हुआ तो हम सब क्या करेंगे। जिस पर हाईगन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सभी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि डार्क वेब पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओजा कंपनी की छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। इसके बाद एमा ये कहती है कि इन लोगों का मानना है कि ओजा कंपनी पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के हथियार बना रहे हैं। जिसके बाद एमा को डार्क वेब के एडमिन का पता चल जाता है और माइक वहाँ पर अकेले जाने की बात करता है, लेकिन एमा उसको रोक देती है और ये कहती है कि हम लोग ओजा कंपनी के डर्टी सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन हजारों की नहीं बल्कि करोड़ की है, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद हाईगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माइक उसको रोककर ये पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ ये बात जानती थी कि क्या तुम एक निंजा हो। जिस पर हाईगन कहता है कि मेरी वाइफ भी एक निंजा थी। और ये बोलने के बाद हाईगन वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं
कि ओजा कंपनी का सीईओ यामाजी और काफी सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीईओ ये कहता है कि हमने जिस आदमी को हाइगन को मारने के लिए भेजा था वो आदमी पूरी की पूरी एक आर्मी के बराबर था, लेकिन हाइगन ने उसे चुटकियों में मसल दिया। जिसके बाद ये सारे हाइगन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और ये निंजा कुछ बोल पाता तभी यामाजी दूर से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके गले को दबा देता है और इसको चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद यामाजी ये कहता है कि हमें हाइगन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसकी निंजा टेक्निक को समझकर उससे लड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद यामाजी माइक के बारे में ये कहता है कि वैसे तो हमें इस आदमी से खतरा नहीं है, लेकिन जब भी हमें इस आदमी से दिक्कत होगी तब हम इसे निपटा देंगे। लेकिन इन बंदों की सारी बातें एक क्रॉस सुन रहा होता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी के सीईओ अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है और उससे कहता है कि क्या सच में ये निंजा इतने ज्यादा खतरनाक हैं? जिस पर वो ये कहती है कि क्या तुम उनसे डर रहे हो? जिस पर यह आदमी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि उसी की तरह एक खतरनाक रोबोट बना सकूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम यामाजी को देखते हैं और जाय यामाजी से हाइगन को मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन यामाजी उसको मना कर देता है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों निंजा काफी सारे बंदों को मारकर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं। और इसके बाद हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर जाय, मैरी और हाइगन तीनों ही एक शिनोबी बनने की शपथ ले रहे होते हैं। जिसके बाद इन तीनों को अलग अलग निंजा टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसको इन्हें अपने पास ही रखना है और किसी के सामने रिवील नहीं करना होता। और ये तीनों ही अपने क्लैन में सबसे ज्यादा खतरनाक निंजा होते हैं और इन तीनों में से ही किसी को आगे चलकर क्लैन को लीड करना होता है। और जब ये तीनों शपथ ले रहे होते हैं तो इसी जगह पर हम यामाजी को भी देखते हैं और इस सारी सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ये तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हाइगन मजाक करते हुए जाय से ये कहता है कि तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक जल्दी से रिवील मत कर देना। जिस पर जाय ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में हम तीनों को एक साथ लड़ना पड़े। और इसके बाद ये तीनों एक प्रॉमिस करते हैं और इस ड्रिंक को एक ही साथ पी लेते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन मैरी को लेकर एक मिशन पर जाता है जहाँ पर मैरी को गोली लग जाती है, तो मैरी को बचाने के लिए हाइगन इस मिशन को बीच में ही रोक देता है और खिड़की को तोड़कर सीधा बाहर पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हाइगन उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगता है। जिसके बाद वो मैरी की काफी ज्यादा देखभाल करता है, लेकिन मैरी उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए कहती है, लेकिन हाइगन उसे मना कर देता है। जिसके बाद मैरी एक चाकू निकाल देती है और ये कहती है कि मैं अपने आप को मार लूंगी, लेकिन तभी अचानक हाइगन उसे रोक लेता है। जिस पर मैरी ये कहती है कि ऐसे तो हमारा मिशन खराब हो जाएगा और हमारे कोड के हिसाब से हमें एक दूसरे के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए और हमारे लिए हमारा मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर हाइगन कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही मैं अपना कोड भूल चुका हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं, लेकिन तभी जाय इन दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। अब इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम हाइगन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और दूसरी तरफ हम जाय को देखते हैं जो कि उसी प्याले को देख रहा होता है। ये वही कप होता है जिसके अंदर उसने हाइगन और मैरी के साथ ड्रिंक को शेयर किया था। अब इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि ओजा कंपनी के पुराने एम्प्लॉय से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस का फोन आता है जो कि उसे ये बताता है कि तुम्हें अब कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और एमा को भी किसी दूसरे मिशन पर अपॉइंट कर दिया गया है और अब एमा उसे खाने के लिए कहती है, जिस पर माइक राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम हाइगन को देखते हैं जो कि उसी आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक हाइगन को उसी आदमी का फोन आता है जो कि उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जिसके बाद ये आदमी हाइगन को ओजा सिटी के सिक्योरिटी के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पर चारों तरफ ड्रोन है जो कि हर पल की निगरानी रखते हैं और इस सिटी की चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को चेक करते हैं और इस पूरी की पूरी सिटी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना हुआ है जो कि बस पानी और हवा को ही अंदर आने देता है। जिसके बाद ये आदमी हाइगन को अंदर जाने का मैप देने के बारे में बताता है और ये कहता है कि अंदर काफी सारे सिक्योरिटी कैमरा हैं और खतरनाक लेजर्स भी, और यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं जो कि पलक झपकते ही तुम्हारा गेम बजा सकते हैं। और लास्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जिसे मैं 5 सेकंड के लिए खोल सकता हूँ। हम इस काम को कल शुरू करने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? जिस पर हाइगन कहता है कि हाँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम दोबारा से माइक को देखते हैं जो कि ओजा कंपनी के पुराने एम्प्लॉय से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो एमा के साथ हुई बातों को याद भी करता है, जहाँ पर एमा ने माइक को उस आदमी के बारे में बताया था और माइक को उसका ख्याल रखने के लिए भी कहा था। अब सीन दोबारा से हाइगन के ऊपर आता है जहाँ पर हाइगन अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी दोबारा से हाइगन को कॉल करता है और ये कहता है कि मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं। और फिर देखते ही देखते हाइगन ओजा सिटी के अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर यह आदमी हाइगन को फोन पर सारा कुछ बता रहा होता है और इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हाइगन इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगता है
लेकिन जैसे ही हाईगन लेजर ट्रैप से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है तभी उसका पसीना एक लेजर से टकरा जाता है, जिसके बाद अलार्म बजने लगता है और फिर कुछ आदमी उसको मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हाईगन उन सभी को पेलता हुआ आगे बढ़ने लगता है और फिर देखते ही देखते हाईगन उस लास्ट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के पास पहुंच जाता है और ये फोन वाला बंदा उसे 5 सेकंड के लिए बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हाईगन उसे क्रॉस करने वाला होता है तभी उसके सामने जाय आ जाता है और ये बैरियर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाय और हाईगन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर होता है, जिसके बाद हाईगन जाय से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैरी मर चुकी है और क्या यामाजी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। जिस पर जाय ये कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैरी मर चुकी है और अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी मरने वाले हो। और ये बोलने के बाद जाय वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइक ओजा कंपनी के एम्प्लॉय से मिलने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है। जिसके बाद माइक एमा से पूछता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो आदमी मुझे यहाँ पर मिलेगा। जिस पर एमा ये कहती है कि पक्का उस आदमी के पास कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए वो यहाँ पर छुपा हुआ है। जिसके बाद माइक एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात ओजा कंपनी के एक एम्प्लॉय जेसन से होती है। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं सारे बंदों को देखते हैं जो कि हाईगन पर नजर रखे होते हैं और इन बंदों को इस बात का पता नहीं चलता कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बंद कैसे हुआ था। जिसके बाद यामाजी ये कहता है कि शायद हाईगन को इस बात का पता था कि ये बैरियर बंद कब होगा, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर बैठा हुआ वो छोटा सा निंजा ही कहता है कि हमें हाईगन को मारने के लिए अपनी सारी की सारी फौज को भेज देना चाहिए, हम फालतू में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जिसके बाद हम दोबारा से हाईगन को देखते हैं और उसके पास दोबारा ऐसा एक अननोन कॉल आता है जो कि हाईगन को ये बताता है कि यामाजी और बाकी बंदों ने तुम्हें सिटी के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन ये उनकी चाल है। जैसे ही तुम अंदर जाओगे वहाँ पर काफी सारे फोर्सेस तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जिसके बाद हाईगन कहता है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर यामाजी को मारने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये मौका दोबारा कब मिलेगा। जिसके बाद ये फोन वाला बंदा हाईगन को अंदर जाने की बाकी डिटेल्स देने लगता है और ये कहता है कि 7 बजे एक परेड होने वाली है जिसके अंदर घुसकर तुम अंदर सिटी में जा सकते हो और तुम्हारी फाइट के लिए ऑल दी बेस्ट। और ये कहने के बाद वो आदमी फोन कट कर देता है। अगले सीन में हम दोबारा से माइक और जेसन को देखते हैं जहाँ पर जेसन माइक से ये पूछता है क्या तुम भी कुछ पैसों के लिए मेरी लोकेशन ओजा कंपनी को बता दोगे। जिस पर माइक ये कहता है कि मुझे बस कुछ जानकारी चाहिए, उसके बाद तुम्हें ये पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर आया था भी या नहीं। फिर इसके बाद ये दोनों अपने काम की बात करने लगते हैं जहाँ पर जेसन माइक को लेकर एक बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर उसने काफी सारी मशीन्स लगा रखी होती हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ओजा सिटी के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा होता है जिसका फायदा उठाकर हाईगन सिटी के अंदर घुस जाता है, लेकिन यामाजी और बाकी आदमी उसके हर मुंह पर नजर रख रहे होते हैं। और जैसे ही हाईगन सिटी के अंदर घुसता है तो उसके सामने काफी सारे निंजा उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। जिसके बाद जेसन ये बताता है कि मैं ओजा कंपनी से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। और माइक भी उसे सपोर्ट करते हुए ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें ओजा कंपनी को हैक करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जेसन थोड़ा घबरा जाता है, जिस पर माइक ये कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हर तरह से बचाने वाला हूँ। अब इसके बाद हमारा सीन दोबारा से हाईगन के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हाईगन इन सारे निंजा को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और काफी स्टाइल से अंधेरे के अंदर गायब हो जाता है। और इसके बाद हम दोबारा से जेसन को देखते हैं जो कि ओजा कंपनी को हैक करने के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी सारी की सारी चाल नाकाम हो जाती है। और तभी अचानक जेसन के सर्वर के ऊपर बाउंड नाम की एक फाइल दिखती है जिसके अंदर काफी सारे अननोन आइडेंटिटी होते हैं। लेकिन तभी माइक की नजर एमा के नाम पर जाती है और वो ये सोचता है कि एमा का नाम यहाँ पर क्या कर रहा है। माइक ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ओजा का सर्वर जेसन को बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ बाहर काफी सारे आदमी भी आ जाते हैं जो कि जेसन और माइक को घेर लेते हैं। और जैसे ही आदमी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तभी माइक वहाँ पर लगी हुई सारी की सारी गेम्स को ऑन कर देता है, जिनसे इन बंदों का थोड़ा ध्यान भटक जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर माइक और जेसन वहाँ से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाईगन काफी सारे गार्ड्स और निंजा को मारकर आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर ओजा कंपनी के गार्ड्स माइक और जेसन के पीछे होते हैं और उनकी कार पर बार बार गोलियों से हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माइक गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी बंदूक निकालकर उन गार्ड्स को उड़ा देता है और उसका निशाना काफी ज्यादा पक्का होता है, जिससे ये गार्ड्स एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हाईगन को देखते हैं जिसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं जो कि उसको देखकर वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाईगन ने काफी सारे बंदों को मौत के घाट उतार दिया था और वो एक लिफ्ट के अंदर जाने लगता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। और ये सोचने के बाद हाईगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है हमें एक काफी बड़ा कमरा दिखाया जाता है और जैसे ही हाईगन अंदर जाता है तभी अचानक उसके पीछे 4 रोबोट्स आ जाते हैं और इसमें से एक रोबोट्स का कलर ग्रीन होता है और इसके अंदर वही निंजा बैठा होता है जिसे हाईगन को मारने का काम सौंपा गया है।
और ओजा कंपनी का सीईओ हाइगन के हर मूव पर नजर रख रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइगन जिस बिल्डिंग के अंदर होता है उसके बाहर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है जिसके अंदर यामाजी बैठा होता है। और जैसे ही हाइगन उसे देखता है तो हाइगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पिंक वाला रोबोट उसे रोक लेता है और उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक किक से अटैक करता है। और जैसे ही हाइगन उसके ऊपर अटैक करता है तभी वो हाइगन को पकड़कर ऊपर आसमान में फेंक देता है, जिसके बाद वो बाकी रोबोट्स उसको जमीन पर पटक देते हैं। जिसके बाद ये चारों रोबोट्स हाइगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक हाइगन अपने निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्मोक से अपने क्लोन बना लेता है, जिससे इन सारे रोबोट का ध्यान क्लोन की तरफ चला जाता है। और हाइगन इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा बिल्डिंग के कांच को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर वो एक रस्सी की मदद से यामाजी के हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि रस्सी पर फायर करता है और रस्सी टूट जाती है। जिसके बाद हाइगन हेलीपैड पर गिर जाता है और इससे हाइगन का मास्क भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो चारों रोबोट दोबारा से हाइगन के पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद हाइगन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और वो अपने हाथ में लगी हुई सुई को निकालता है और फिर सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने वाला होता है। और हाइगन को उस डॉक्टर की बात भी याद आती है कि अगर उसने इस सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया तो वो मर भी सकता है। जिसके बाद हाइगन ये कहता है कि मैं कुछ ही सेकंड्स में अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। और ये कहने के बाद वो सुई अपनी बॉडी के अंदर बार बार घुसाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो सारे के सारे रोबोट्स हाइगन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हाइगन हवा में उड़ता हुआ अपनी तलवार को ग्रीन वाले रोबोट्स के अंदर घुसा देता है और इसके बाद वो एक स्मोक बम छोड़ देता है और उन सारे रोबोट्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी मौके का फायदा उठाकर हाइगन उन सभी के ऊपर एक एक करके अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक रोबोट हाइगन के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन हाइगन उससे बच जाता है। जिसके बाद वो ये कहता है एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में काफी चमकता है। और ये कहने के बाद हाइगन अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक कहीं से उड़ते हुए ब्लेड्स हाइगन को लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके सारा स्मोक हटने लगता है और पिंक वाला रोबोट हाइगन को गर्दन से पकड़ लेता है। लेकिन तभी ग्रीन वाला रोबोट आकर हाइगन को पीछे फेंक देता है और ये कहता है कि ये तो मेरा शिकार है, इसको मैं ही मारूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वह जमीन पर पड़ा होता है। अब धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक जाय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद जाय हाइगन से ये कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हें मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये सुनने के बाद हाइगन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो बार बार यामाजी का नाम लेने लगता है और जाय पर अटैक करता है। लेकिन हाइगन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। जिसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और इसके बाद जाय अपनी तलवार निकालता है और ये कहता है कि चलो इस खेल को यही खत्म करते हैं। और ये कहने के बाद जाय हाइगन पर अपनी तलवार से अटैक करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पिंक वाला रोबोट हाइगन को बचा लेता है और बाकी के 3 रोबोट्स के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है जिससे वो तीनों काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही जाय हाइगन की तरफ बढ़ता है तभी पिंक वाला रोबोट उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे काफी खतरनाक धमाका होता है। और इसके बाद हम माइक और जेसन को देखते हैं। अब ये दोनों की काफी ज्यादा हालत बुरी हो चुकी थी। माइक को एक गोली लगी होती है। इसके बाद जेसन उसे लेकर चला जाता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि जाय ने अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को इस खतरनाक धमाके से बचा लिया होता है। और ये सारे इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि पिंक वाले रोबोट ने उन्हें धोखा क्यों दिया। तभी ग्रीन वाला रोबोट के अंदर बैठा हुआ वो निंजा ये कहता है कि अब लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर सभी लोग हाइगन और पिंक वाले रोबोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि पिंक वाले रोबोट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एमा होती है जिसने हाइगन को बचाया था। अब इसके बाद हमें पता लगता है कि ओजा कंपनी ने अपनी सिटी के हर एक आदमी के अंदर एक चिप फिट की होती है जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर रही होती है और इसका यूज वो हाइगन और एमा को ढूंढने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा सीन एमा और हाइगन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एमा हाइगन का इलाज कर रही होती है और ये कहती है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तुम्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एमा का फेस रियल नहीं होता, उसने भी अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया होता है। जिस पर हाइगन ये पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एमा ये बताती है कि उसे यामाजी ने ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वो तुम पर नजर रख सके और तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता लगा सके। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा ने ही हाइगन को आवाज बदलकर फोन किया था और उस सिटी के अंदर आने के लिए रास्ता बताया था। जिसके बाद हाइगन उससे पूछता है कि अगर तुम यामाजी के साथ काम कर रही हो तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर एमा ये कहती है कि मेरी लाइफ में मेरा एक पर्सनल गोल भी है और तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकती और अगर तुम दोबारा उन रोबोट्स के सामने आ गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमारे निंजा टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन वो उन रोबोट्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोबोट को डिजाइन कर रही हूँ। और अगले सीन में हम यामाजी को देखते हैं
जिसके पास एक आदमी आकर उसे बताता है कि एमा अपने साथ एक सूट लेकर गई है जिसको यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाया गया था, जिस पर यामाजी ये कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके बाद हम दोबारा से एमा को देखते हैं जो कि हाइगन को इस खतरनाक सूट के बारे में बता रही होती है, और ये सूट अब तक का सबसे खतरनाक सूट है। एक बार मैं इसके सारे काम कंप्लीट कर दूं उसके बाद ये तुम्हारे लिए आर्मर का काम करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे आदमी इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। और इसके बाद हम माइक और जेसन को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर होते हैं, जहां पर माइक जेसन से ये कहता है कि FBI के लोग मुझ पर काफी समय से नजर बनाए हुए थे और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से एमा के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां पर एमा इस सूट को चालू करने के लिए काम कर रही होती है, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से ये सूट स्टार्ट नहीं होता। जिसके बाद एमा इस सोचने लगती है कि हमें सूट के लिए एक रिएक्टर चाहिए होगा जो कि इसके लिए हार्ट का काम करेगा, और ये सिर्फ हौजा कंपनी के हेडक्वार्टर्स में ही मिल सकता है, और अगर मैं वहां पर गई तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हाइगन पास्ट को याद करता है जहाँ उसे चोट लगी थी, और उसकी वाइफ उसकी पट्टी कर रही होती है और ये कहती है कि जब लोग ज्यादा गुस्सा होते हैं तो वो अपना फोकस खो देते हैं, और जब लोग ज्यादा चौकन्ने होते हैं तो वो अपनी तेजी को भी खो देते हैं। हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बाद खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और मैरी की ये सारी बातें सोचने के बाद हाइगन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने पूरा का पूरा चप्पा चप्पा छान लिया होता है, लेकिन उन्हें हाइगन और एमा कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक एरिया दिखाई देता है जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से काफी सारे एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, जिसका मतलब वहाँ पर एक काफी बड़ा डिवाइस काम कर रहा है। और ये सुनने के बाद बिग डी कहता है, औजा तो मैं वहाँ जाऊंगा उन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और ये बोलने के बाद वो उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से एमा के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि एमा ने सूट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, और एमा सूट का नाम कामाई रखती है। वो हाइगन को ये बताती है कि ये सूट लड़ाई के दौरान अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकता है, और ये सूट बाकी सूट से काफी ज्यादा अलग है। इसे पहनने वाले का ब्रेन जब तक इसके साथ मर्ज नहीं हो जाता तब तक ये सूट काम नहीं करेगा। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सूट यूजर के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे यूजर अपने ब्रेन में चीजें सोचेगा तो ये सूट भी इंसिडेंट मोड में आ जाएगा। और इसके बाद एमा हाइगन को एक वार्निंग देते हुए ये कहती है कि जब तक ये सूट तुम्हारी बॉडी के साथ सिंक नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, भले ही तुम्हें कोई चाकू क्यों न मार रहा हो। और वह हाइगन से ये कहती है कि इस बार अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती, मैंने पिछली बार भी तुम्हारी जान बचाई थी। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जब हाइगन के घर पर अटैक हुआ था तब उस समय वहाँ पर एमा भी मौजूद थी, और जब हाइगन भागकर अपने कमरे के बच्चे की तरफ जा रहा था तभी एमा उसकी गर्दन में कुछ मारती है, जिससे हाइगन की पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और निंजा के लीडर को ऐसा लगता है कि हाइगन मर चुका है और वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। और जैसे ही हाइगन को ये बात पता लगती है कि एमा ने उसकी जान बचाई थी, तभी हाइगन गुस्से में आकर एमा को पकड़ लेता है और ये कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एमा उसको शॉक दे देती है, जिसके बाद हाइगन एक गहरी नींद के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक एमा के सिस्टम पर एक अलर्ट आता है और उसे ये पता लगता है कि डी उसके ठिकाने पर पहुंच चुका है। और जैसे ही वो एक टनल गेट को अपने लेजर से काटता है तभी अचानक वहां पर एक बम होता है जो कि जोर से फटता है, और ये सारे के सारे उस बम की चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद एमा को ऐसा लगता है कि मामला अब शांत हो गया है। लेकिन तभी अचानक एक ग्रीन रोबोट छत की दीवार को फाड़ता हुआ अंदर आने की कोशिश करता है, जिसको देखकर एमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे ये पूछती है कि आखिरकार तुमने हमें कैसे ढूंढा। जिस पर वो ग्रीन रोबोट उससे कहता है कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों इतनी जल्दी मर नहीं सकते, और तुम ये बात जानते हो ना कि शहर के हर एक व्हीकल पर हमारी नजर है, और जब तुम दोनों गायब हुए थे तब से एक व्हीकल लगातार चल रही है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एमा और हाइगन एक एडवर्टाइजर ट्रक के अंदर होते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सूट हाइगन के साथ बस 10 पर ही सिंक हुआ होता है। और अब जैसे ही ग्रीन रोबोट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी एमा ट्रक की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है और ट्रक भी पलट जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा ट्रक के अंदर से अपना सूट पहनकर बाहर निकलती है। तभी अचानक रोड के अंदर से 2 चार्जर निकलते हैं, जिससे ये दोनों आदमी अपने अपने रोबोट को चार्ज कर लेते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से माइक को देखते हैं जो कि बार बार एमा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन एमा उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। हम दोबारा से एमा को देखते हैं जो कि उस रोबोट से फाइट कर रही होती है, लेकिन ये आदमी शुरू से ही एमा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद एमा अपने आसपास के सारे ट्रक्स को और ड्रोन को हैक करते हुए उस ग्रीन रोबोट से ये कहती है कि तुम जैसा गजरा कभी भी एक असली निंजा नहीं बन सकता, जो कि बस मजे के लिए दूसरों को मारता है। और फिर देखते ही देखते सारे ट्रक्स और ड्रोन उस ग्रीन रोबोट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये आदमी उन सारे ट्रक्स को एक एक करके तोड़ने लगता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लड़ाई चाहिए, एक ऐसी लड़ाई जो कि जिंदगी और मौत के बीच में हो।
जिसके बाद ये आदमी एमा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन एमा भी अपनी एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि ग्रीन रोबोट को एमा के काफी सारे क्लोन्स दिखाई देने लगते हैं और ये सारे एक एक करके ग्रीन रोबोट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आदमी अपने आप को बचाने के लिए एक जोरदार शॉक वेव छोड़ता है, जिससे सारे के सारे क्लोन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों रोबोट्स का चार्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने चार्जिंग पॉइंट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ग्रीन वाला रोबोट एमा के चार्जिंग पॉइंट को तबाह कर देता है, जिसके बाद एमा अपने सूट को चार्ज नहीं कर पाती। जिसके बाद वो आदमी अपने ग्रीन रोबोट को पूरा चार्ज कर लेता है और एमा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारने लगता है। लेकिन अभी भी हाइगन और उसके सूट की सिंकिंग बस 40 पर ही होती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा ने हाइगन के दिमाग में एक रिकॉर्डिंग छोड़ी है और जैसे ही एमा मरने वाली होती है तभी हाइगन के दिमाग में वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। अगर ये रिकॉर्डिंग प्ले हो चुकी है तो इसका मतलब साफ है, मैं मर चुकी हूँ या फिर मैं मरने वाली हूँ। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, सच्चाई यही है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे एक बार मरने से बचाया था और तब से हम दोनों कॉन्टैक्ट के अंदर थे। लेकिन जैसे ही मेरे के ऊपर हमला हुआ मुझे इस बात की खबर काफी लेट पहुंची और तब तक काफी देर हो चुकी थी। और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा नहीं पाई, लेकिन मेरी ये चाहती थी कि तुम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। गुड बाय हाइगन। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो ग्रीन रोबोट एमा को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हाइगन के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं और उसकी सिंकिंग 50 से सीधा 100 हो जाती है। और फिर देखते ही देखते कामाई अपने आसपास की बिल्डिंग की सारी एनर्जी खींच लेता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जिसे देखकर ग्रीन वाला रोबोट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस ट्रक की तरफ को देखता है जिसके अंदर हाइगन होता है। अब इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की कई बातों को याद कर रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को आग की तरह ठंडा और बर्फ की तरह गर्म रखना है। और ये सोचते सोचते कामाई पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और अब वो ग्रीन रोबोट को जितने गंदे तरीके से पेलने वाला है उसका अंदाजा तो इन दोनों की फाइट देखने के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।